तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, हल्का फुल्का सा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सक्सेसफुली डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये किस पर डिपेंड है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है। और ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या करते हैं? सक्सेसफुली सारे चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर पूरे तरीके से 100% फिट है, लागू होते हैं। ठीक है ना, सच एज फॉलिंग स्टोन्स, ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स एटसेट्रा, बट इट फेल्स व्हेन applied to macroscopic objects like electron, atoms and molecules. ठीक है, तो देन रीजन इसका क्या है? फेल क्यों हो जाता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन? इतने बड़े साइंटिस्ट का कारण ये है कि बिकॉज द क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर्स द डुअल बिहेवियर ऑफ द मैटर। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, क्लासिकल यहाँ पे क्या फेल्योर है? फेल्योर होने का कारण क्या है? क्योंकि ये डुअल बिहेवियर को नहीं मानता है। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है कि मैटर मतलब मैटर, इट हैज नो वेव कैरेक्टर, और ना ही ये हाइनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करता है। तो इसके कारण ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो जो नई ब्रांच डेवलप हुई दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? इट इज ए थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स that have both observable wave like and particle like properties। वो ये मानता है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनमें वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं। ये मान करके ही ये पूरा एक ब्रांच डेवलप हुआ है साइंस का। तो द नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय वर्नर हाइनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर इन 1926. Then next है Erwin Schrödinger developed the fundamental equation of quantum mechanics and won Nobel Prize in 1933. This equation is called as Schrödinger wave equation, है ना? This equation incorporates wave particle duality of matter as proposed by de Broglie। यानी जो Schrödinger wave equation है वो वेव पार्टिकल मतलब मैटर को वेव पार्टिकल मान करके अपने अंदर इसको कैलकुलेशन में इंक्लूड करती है। इक्वेशन इनकॉर्पोरेट वेव पार्टिकल को, यानी पार्टिकल को वेव भी मानती है। इस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन किया गया पार्टिकल को दो डुअल बिहेवियर मान करके, जैसा कि डी ब्रॉगली ने बताया था, वो मान करके सॉल्यूशन दिया गया है। फॉर ए सिस्टम सच एज एन एटम और ए मॉलिक्यूल whose energy does not change with time, the Schrödinger wave equation is written as H Hamilton psi equal to E psi। इस इक्वेशन में ये जो H है is a mathematical operator called Hamiltonian and psi is the wave function of electron wave। तो हमारे लिए तो यही महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं, इसका सिग्निफिकेंस देखिए। Here psi has no use to us। ये पूछा जाता है ये psi क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए? तो हमारे लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस किसका है? psi स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है? इट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देन इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? अभी आप बाद में ये टर्म बार बार पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता क्या है? is the region of space around the nucleus which describes the probability of finding an electron of given energy in terms of dots is called an electron cloud। यानी स्पेस में किसी रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है, वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप ऐसे लिख देते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख दिया, माइनस साइन बना दिया और आपने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये नेगेटिवली चार्ज इस तरह से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन का ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से होता है। अब हम अपने पढ़ने की सुविधा के लिए, स्टडी की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक
बाउंड्री बना लेते हैं, सरफेस बना लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया बाउंड्री सरफेस फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब ये जो बाउंड्री सरफेस है इतने में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, और वो भी कहाँ पर सबसे ज्यादा है, मतलब इस पूरे सर्फ में इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी है फाइंड होने की, और उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ है, जहाँ पे डॉट्स सबसे ज्यादा डेंस हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, मतलब फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, और जहाँ पे जैसे जैसे डेंसनेस कम हो गई है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी कम है, ये है। ठीक है, तो बच्चों देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज द 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, और क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिटल और ऑर्बिट में क्या अंतर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये अपने आप में 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, यानी बोर्स के बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड एटम है अभी आज के रेस्पेक्ट में, वो ये मॉडल है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। तो ये क्या है, द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसका बेस क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। जिस तरह से आपने पढ़ी है ना, श्रीधराचार्य की इक्वेशन पढ़ी है और बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी है, पाइथागोरस की इक्वेशन पढ़ी है, उसी तरीके से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जिसमें कि मैटर वेव की इक्वेशन है वो, जिसके सॉल्यूशन श्रोडिंगर ने दिए हैं, उसके आधार पर ये वेव मैकेनिकल कंसेप्ट ऑफ एटम दिया गया है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन इज एन एटम। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी केवल क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी होंगी। ऐसे नहीं कितनी भी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी फिक्स्ड वैल्यूज होंगी एनर्जीज की। ठीक है। द नेक्स्ट है दीज क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या क्या क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यू होंगी, ये डिपेंड करता है कहाँ से पता कर चलता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से पता चलता है। ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। The corresponding values of the wave function psi are also obtained from the solution of Schrodinger wave equation। मतलब वेव फंक्शन psi की वैल्यूज भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही हमको सॉल्यूशन से पता चलती है। The next है the wave function psi is simply a wave function of coordinate of the electron। wave function psi क्या है, ये wave function of coordinate of the electron है and has no physical significance as such। However, psi square gives the probability of finding the electron at that point, that is electron density at that point। यानी कि psi का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन psi स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में, ये थर्ड वाला। ठीक है, कि psi का क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसे करके पूछा जाता है तो आपको बताना होगा कि psi का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, psi स्क्वायर का है। ठीक, देन ये psi स्क्वायर से क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दैट पॉइंट, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर कितनी है, psi स्क्वायर से पता चलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज जस्टिफाइड इन व्यू ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी जो बोर्स के मॉडल में कहा गया था कि निश्चित ये एटम की ऑर्बिट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की केवल प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी भी कहाँ होगी, वो रीजन कहाँ से पता चलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से पता चलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पर हम बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ही होगी फाइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सर्टेन नहीं है कि यहाँ पे होगा, वहाँ पे, यानी प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अब आ गया। अब जो सर्टेनिटी वाला कंसेप्ट था वो यहाँ खत्म हो गया कि सर्टेनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो चीज नहीं है, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आ गया। यानी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की, और वो प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकली, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कैलकुलेशन से psi जो निकला, psi के स्क्वायर करने पर psi का जो स्क्वायर आता है वो हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है।
और कितने एनर्जी की ऑर्बिटल हमको कहाँ पर मिलेगी एटम में, ये ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आ गया और जो सर्टेनिटी वाला कंसेप्ट था वो खत्म हो गया, यानी हम केवल इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके पाए जाने की संभावना है। द नेक्स्ट है बाय फाइंडिंग साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ देखेंगे साई स्क्वायर अलग अलग पॉइंट पे कहाँ कहाँ है इसके कैलकुलेशन से, है ना। वी कैन predict the region of space around the nucleus within which the probability of finding the electron with a definite value of energy is maximum। यानी साई स्क्वायर की वैल्यू से न्यूक्लियस के चारों तरफ हम स्पेस में ये पता कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के कहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम है। वही जो वैल्यूज निकलती है ना क्वांटम नंबर्स 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये वाले इलाके हैं जो हम इनसे कैलकुलेट करके निकालते हैं कि कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो प्रिडिक्ट क्या है दे फाइंडिंग बाय फाइंडिंग साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम वी कैन predict the region of the space around the nucleus within which the probability of finding the electron with a definite value of energy is maximum. This space around the nucleus is called as orbital. Around nucleus के चारों तरफ ये जो space है इसी को हम orbital कहते हैं. That is the wave function psi is called as the orbital wave function or simply atomic orbital. The next है since an electron can have many wave functions, therefore there are many atomic orbitals in an atom. वेव फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं तो बहुत सारी ऑर्बिटल्स होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी बहुत सारी हो सकती हैं. देन नेक्स्ट है द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड क्वांटम मैकेनिक्स हेल्प टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन. यानी साई वेव फंक्शन और साई स्क्वायर इसके पास इलेक्ट्रॉन की हर इंफॉर्मेशन होती है जिसको कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से एक्सप्लोर कर सकते हैं. नाउ कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो आप इसको बार बार रीड करिए. इसको ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बताओ, उस पर बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कहानी की तरह पढ़ते रहेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे. और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. फिर एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है. बाकी आप कहानी की तरह उसको बार बार पढ़िए. ठीक. चलिए, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कहते हैं. द प्रोबेबिलिटी एट any point around the nucleus is calculated by using Schrödinger wave equation. यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कहाँ पे प्रोबेबिलिटी है ऑर्बिटल के पाए जाने की, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ये हमें पता चलता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से. एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द पॉइंट. और इसको हम पॉइंट्स की डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अभी हमने दिखाया था ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पॉइंट पॉइंट बना करके, उसी तरह से. द शेप ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड thus obtained gives the shape of the orbital. डॉट 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 करके हम रखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो शेप होगी वही शेप हमने एक इमेजिनरी सरफेस बाउंड्री बना दी थी, वही चीज है. द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड thus obtained gives the shape of the orbital. जैसा भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया था और फिर उसमें इमेजिनरी बाउंड्री बना दी थी फॉर द शेक ऑफ स्टडी ऑफ फॉर द शेक ऑफ कन्वेंस ऑफ स्टडी के कन्वीनियंस के लिए हमने उसको एक इमेजिनरी बाउंड्री दे दी जिससे हमें आसानी हो उसको पढ़ने में. ठीक है. तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स क्या होता है. शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये ग्राफ देखेंगे साई का और साई स्क्वायर का. देखिए ध्यान से, हमने दो अलग अलग कलर के पेन से बनाया है. ये 1s फर्स्ट यानी 1s जो ऑर्बिटल है उसके लिए बनाया है. साई का और आर का मतलब यहाँ पे मान लेते हैं हम न्यूक्लियस है
और जैसे जैसे हम यहाँ न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो डेंसिटी को देखते हैं। साई क्या है, देखो न्यूक्लियस के पास साई इतना है और जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं साई की वैल्यू घट रही है 1s में, ठीक है। और साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, साई स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो साई स्क्वायर को अगर हम देखें तो वही बात है, न्यूक्लियस के पास में साई स्क्वायर की वैल्यू हाईएस्ट है और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कम हो रही है। साई स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। यानी 1s ऑर्बिटल की जब हम बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, न्यूक्लियस के पास में मैक्सिमम मिलेगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो देखो ये प्रोबेबिलिटी यानी साई स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम वैल्यू, यानी न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम होती चली जाएगी और न्यूक्लियस के जैसे पास में आएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2s ऑर्बिटल की बात करें तो ग्राफ देखेंगे साई और आर का, ठीक। आर वही है, न्यूक्लियस यहाँ पर मैक्सिमम एकदम पास है न्यूक्लियस के और ये जैसे इधर जाएंगे न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस से जब डिस्टेंस आर बढ़ रही है तो देखो साई की वैल्यू क्या हो रही है, 2s के लिए साई की वैल्यू घट रही। फिर यहाँ पे फेस चेंज हुआ, ये पॉजिटिव फेस में है अभी साई, वेव फंक्शन होता है, वेव इस तरह से चलती है ना, इस तरह से। तो जब वेव इस तरफ है तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव फेस, जब ऐसे गई तो नेगेटिव फेस कहेंगे, ठीक है ना। तो अभी वेव फेस चेंज हुआ यहाँ पर और फिर ये नेगेटिव फेस में चली गई वेव, तो साई की वैल्यू घट रही है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे घट रही है, फिर बढ़ने लगी यहाँ तक जा करके। अब साई स्क्वायर में देखेंगे तो ये आया। अब आप ये सोच रहे होंगे देखो साई में ये यहाँ गया तो माइनस इंटू ये स्क्वायर है, ये देखिए जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ग्राफ इस तरह से मिलेगा, साई स्क्वायर का ग्राफ। तो साई स्क्वायर और आर के ग्राफ में देखिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के पास में है तो यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। फिर जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एक जगह ऐसी आई जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास में मैक्सिमम है 2s के लिए। फिर न्यूक्लियस से जब दूर चले तो यहाँ पे आके 0 हो गई, फिर बढ़ी थोड़ी दूर पर और फिर घटने लगेगी, यहाँ पर फिर घटने लगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया, 1s के लिए ये है और 2s के लिए ये है। यही चीज डिटेल यहाँ पे लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 1s इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस एंड डिक्रीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। डिक्रीज हो जाता है जैसे ही डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता है, देखो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही। साई स्क्वायर को देखो, साई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ ज्यादा है वहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, साई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ कम है वहाँ प्रोबेबिलिटी कम है। ये ग्राफ देकर के आपसे कुछ डायग्राम पूछा, मतलब इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने ग्राफ समझा हुआ होगा तभी आप क्वेश्चन को बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज्यादा है, जहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है। ये न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा क्यों दिख रही है, देखो आप यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट पास में है तो साई स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, न्यूक्लियस से दूर गई तो साई स्क्वायर की वैल्यू कम हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ देखो यहाँ मैक्सिमम है, फिर यहाँ घट गई, न्यूक्लियस से इतनी दूर गई तो साई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, फिर बढ़ी और फिर घट गई। ये ट्रेंड है, यही आपको देखना है, समझना है और इसी के बेस पर क्वेश्चन का जवाब देना है। नोड क्या है, नोड वो रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 होती है, या हम ये कहें वो जगह जहाँ पर ये जो वेव इलेक्ट्रॉन वेव है अपना फेस चेंज करती है। यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। और जहाँ जिस पॉइंट पर फेस चेंज हो रहा है वहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है। तो हम दोनों तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। साई स्क्वायर क्या है, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं द पॉइंट वेयर साई वेव फंक्शन चेंजेस द फेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए ये ध्यान दीजिए, ये जो हेडिंग है ये मैंने यहाँ पे एरो लगाया है। एक्चुअल में क्या है कि ये हेडिंग आपको यहाँ इस ग्राफ के नीचे लिखनी चाहिए थी, पर यहाँ ग्राफ के नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये वाली चीज हेडिंग को इसको हम इस ग्राफ के नीचे लिखेंगे, ठीक है। वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर एट डिफरेंट डिस्टेंसेस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस।
तो बच्चों, probability of finding the 2s electron is maximum near the nucleus and then decrease to 0 and increase again and then decrease as the distance from the nucleus increases. यानी जैसे आपने ग्राफ में देखा था 2s वाले साई स्क्वायर और आर के ग्राफ में देखा था, उसी चीज को यहाँ वर्ड्स में हमने रिप्रेजेंट करके लिख दिया है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी 2s इलेक्ट्रॉन की 0 होती है, सॉरी न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम होती है, और फिर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर गए तो 0 होती है, और फिर उसके और दूर गए तो फिर से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, ये चीज। द नेक्स्ट है द इंटरमीडिएट रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड एज नोडल सरफेस। यानी वो रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 है उसको नोडल सरफेस कहते हैं, या फिर जैसा अभी बताया था आपको, वेव फंक्शन साई चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रिप्रेजेंट्स अ नोड। वो इलाका जहाँ पे वेव फंक्शन अपना साइन चेंज करता है उसको हम 0 कहते हैं, उस पॉइंट को 0 मीन्स नोड कहते हैं, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होती है या फिर पॉजिटिव से माइनस साइन में वेव जाता है। द नेक्स्ट है शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। तो शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल आपको कैसी दिख रही हैं? ये स्फेरिकल शेप है और हर तरफ से एक बराबर गोल गोल है, तो इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप कहते हैं। ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप है एस ऑर्बिटल का। ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है। 1s में देखिए एक भी नोड नहीं है, 2s में एक नोड है, जैसा आपने चित्र में देखा था ग्राफ वाले में, जिसमें साई स्क्वायर और आर का डायग्राम था। तो साई स्क्वायर और आर के डायग्राम को अगर हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड में यानी डॉट डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है। फिर न्यूक्लियस से थोड़ा दूर गए थे तो वो 0 हो गई थी, तो यहाँ पे ये ऐसे दिखाएंगे हम 0, नोड को ऐसे दिखाया। फिर न्यूक्लियस से और दूर गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन और बढ़ गई, तो ये हो गया। उसी ग्राफ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में या डॉट्स के फॉर्म में। ऐसे यहाँ पर है 3s में न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम, फिर एक नोड मिलेगा यानी 0 प्रोबेबिलिटी वाला रीजन, फिर बढ़ जाएगा, फिर अगेन 0 प्रोबेबिलिटी वाला, और फिर अगेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है और यहाँ पे फिर बढ़ गई। तो नोड्स का देखो 1s में एक भी नोड नहीं है, 2s में एक नोड है, 3s में एक नोड है। तो किस s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ नोड्स इन ईच s ऑर्बिटल इज n इक्वल टू 0। ये पूरा समझने के बाद ये क्वेश्चन हमने आपको दिया है, इसको आपको करना है। राइट द डिफरेंस इन 1s एंड 2s। क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है साइज में? ये छोटी है, ये बड़ी है, इसकी एनर्जी छोटी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसमें नोड नहीं है और इसमें नोड है, और दोनों के डायग्राम भी इस तरह से आप टेबल बना के इसके डायग्राम इसको आंसर को लिख करके मुझे भेजेंगे। चलिए आ जाइए शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल क्या है? एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चारों तरफ स्फेरिकली सिमेट्रिक है, दिख ही रही है आपको है। देन फॉर एस ऑर्बिटल एल इक्वल टू 0, एल की वैल्यू 0 होती है तो ml की वैल्यू भी 0 होती है। सो एस ऑर्बिटल हैज ओनली वन ओरिएंटेशन, इनमें केवल एक ही ओरिएंटेशन होगा, एंड द ओनली शेप हैविंग वन ओरिएंटेशन इज स्फेरिकल। यानी वन ओरिएंटेशन वाला एक ही शेप पॉसिबल है जिसको कि हम कहते हैं स्फेरिकल शेप। हेंस एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। इसलिए एस ऑर्बिटल कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, क्योंकि ml की वैल्यू 0 है, वन ओरिएंटेशन ही पॉसिबल है। देन थर्ड है इन द साइज एंड एनर्जी। साइज और एनर्जी में बात करें तो इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा, 1 है, 2 है, 3 है, तो साइज देखो बढ़ रहा है और एनर्जी भी बढ़ रही है। साइज एंड एनर्जी 1s 2s, मतलब 1s से 2s की ज्यादा है और 2s से 3s की ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स के शेप की। तो पी ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है? डम्ब बेल शेप होता है। ठीक है, डम्ब बेल शेप क्या होता है? 26 जनवरी पे जो पीटी होती है ना, तुम लोग बोलते हो डम्बल पीटी, दैट इज नॉट डम्बल, करेक्ट वर्ड इज डम्ब बेल शेप। डम्ब बेल शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, पीटी करते हो ना इसको लेकर के आप लोग, वही है। तो शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल क्या है? इज डम्ब बेल शेप एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन बोथ लोब्स। ये 2 लोब हैं डम्ब बेल शेप पी ऑर्बिटल में, एक लोब ये, एक लोब ये। ठीक है, तो इसमें और इसमें दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन
इक्वल होगी। देन देयर इज ए प्लेन passing through nucleus on which the probability of finding the electron is 0. This is called as nodal plane. मतलब न्यूक्लियस के पास में एक प्लेन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगी। उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? नोडल प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के पास में यहाँ पर नोडल प्लेन होगा जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगा। देन फॉर p ऑर्बिटल्स l इक्वल टू 1, सो ml इक्वल टू 1, मतलब l इक्वल टू 1 है तो ml भी 1 होगा। 1 नहीं होगा, -1 0 +1। ठीक है, फॉर p ऑर्बिटल्स ऐसे होता है ना, l की वैल्यू -l से 0 से लेकर +l तक होती है, क्वांटम नंबर में पढ़ा है ना आपने। तो l इक्वल टू 1 है तो ml वैल्यू हो गई -l से लेकर के फिर 0 और फिर +1, यानी 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं ये। सो दस p ऑर्बिटल्स हैव 3 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। दीज आर डेजिग्नेटेड एज, ये 3 ओरिएंटेशन को px, py, pz कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए, ये एक बनी है pz के अलोंग बनी है। अगर px के अलोंग होगी तो हम इसको ऐसा ना बना करके ऐसा बना देंगे, अगर py के अलोंग होगी तो हम इसको ऐसा ना बना करके ऐसा बना देंगे। बस ये है, x एक्सिस पर ये z एक्सिस की हो गई, ये y एक्सिस की हो जाएगी, यहाँ पे x एक्सिस की हो जाएगी। तो इस तरह से px, py और pz है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन अनलाइक s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, हैव hence are helpful in predicting the shape of the molecule। ध्यान दीजिए, s ऑर्बिटल होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, वो डायरेक्शन नहीं है। इनमें क्या है, ये डायरेक्शनल है तो शेप प्रोवाइड करती हैं मॉलिक्यूल्स को। तो मॉलिक्यूल्स का शेप डिटरमिन करने में p ऑर्बिटल्स हेल्पफुल है, यानी प्रेडिक्टिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। p ऑर्बिटल से मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट किया जा सकता है। s डायरेक्शनल नहीं होती है, वही से लिखा, अनलाइक s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और यहाँ पे px, py, pz को आप देख लीजिए और अच्छे समझ लीजिए। px है, अगर ये x एक्सिस है तो px को हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग py को हम ऐसे बनाएंगे, है एक ही बात। ये x एक्सिस के अलोंग बना दिया है, y एक्सिस के बना दिया, ये px हो गई, ये py हो गई, और pz ये जो बनी हुई है z एक्सिस के अलोंग वो क्या हो गई, ये pz हो गई। क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट px, py, pz का। देन नेक्स्ट है, ये क्या है, एवरी एनर्जी लेवल विद n ग्रेटर देन 1 हैज 3 p ऑर्बिटल। मतलब n इक्वल टू 1 में नहीं होगा, अगर 1 से ज्यादा कोई भी एनर्जी लेवल होगा उसमें 3 p ऑर्बिटल्स होंगी। देन एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीज, these p orbitals become larger in size and have higher energy। अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो p ऑर्बिटल की भी वैल्यू बढ़ जाएगी और एनर्जी भी बढ़ जाएगी, साइज भी बढ़ जाएगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जैसा कि s ऑर्बिटल के केस में हो रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा। द नेक्स्ट है, हाउ एवर 3 p ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर एनर्जी शेल हैव इक्वल एनर्जीज एंड आर कॉल्ड डिजनरेट ऑर्बिटल। 3 p ऑर्बिटल्स जो एक सेम एनर्जी लेवल में होंगी, उनकी एनर्जी सेम होगी और उनको डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। सपोज सेकेंड शेल की 3 p ऑर्बिटल हैं तो उनको हम px, py, pz तीनों डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगी, तीनों की एनर्जी सेम होगी। लेकिन सेकंड शेल की जो p ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी थर्ड शेल की p ऑर्बिटल से कम होगी। थर्ड शेल की पूरी 3 p ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी सेम होगी, वो डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगी। लेकिन थर्ड शेल की जो p ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी p मींस सेकंड शेल की p ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। ये ध्यान, मतलब इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, बहुत ध्यान से आपको इसको याद करना है, समझना है। देन हाउएवर द 3 p ऑर्बिटल्स, ये हो गया, बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर शेल हैव इक्वल एनर्जीज आर कॉल्ड डिजनरेट। सेम एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, मतलब एक ही शेल के अंदर जो 3 p ऑर्बिटल है उनकी सेम एनर्जी होगी, और डिजनरेट कहते हैं, डिजनरेट मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल। ये डिजनरेट शब्द बार बार यूज होगा तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। डिजनरेट मतलब सेम एनर्जी की ऑर्बिटल। देन 2p हैज नो नोड, 3p हैज 1 नोड एंड 4p हैज 2 नोड्स।
तो नोड की संख्या भी पूछी जा सकती है, 2p में कितनी नोड होती हैं, 3p में कितनी नोड होती हैं, या 4p में कितनी नोड होती हैं। तो ये भी अपने आप में अच्छा, मतलब यहाँ का हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसी हिसाब से इसको ध्यान से पढ़िए और याद करिए।